हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के हिंदी शिक्षण का 2020 का पेपर सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें और वीडियो लास्ट तक ज़रूर के देखें। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं, आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। तो फर्स्ट है कबीर दास, सेकेंड है जायसी, थर्ड है तुलसीदास और फोर्थ है वल्लभाचार्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका तुलसीदास हो जाता है, यानी कि राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन आ है अयोध्या सिंह उपाध्याय, ऑप्शन बा है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सा है यानी कि ऑप्शन 3 है जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन 4 है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका देखिए मैथिली शरण गुप्त, यानी कि ऑप्शन 2 जो आपका है ये राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जो परिणाम करने योग्य हो के लिए एक शब्द। तो देखिए, फर्स्ट है परिणाम, सेकेंड है परिणम, या थर्ड है प्रसाद, या 4 है प्रकृष्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है परिणम, यानी कि जो सेकेंड आपका ऑप्शन है ये राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू का तत्सम शब्द है। तो देखिए, फर्स्ट है अश्रु, सेकेंड है आँख, थर्ड है आग और 4 है अग्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए यानी ऑप्शन फर्स्ट यानी अश्रु हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोदान के लेखक है। तो फर्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, सेकंड नंबर पर हैं श्याम सुंदर दास जी, थर्ड नंबर पर हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और फोर्थ नंबर पर है मुंशी प्रेमचंद जी। तो देख लेते हैं, इसका जो राइट आंसर है यानी कि आपका 4 ऑप्शन मुंशी प्रेमचंद जी, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों के देखिए बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं हम लोग अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि सीरीज का 6 नंबर क्वेश्चन है और अति लघु उत्तरीय टाइप का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। देखिए, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो अनेकार्थी शब्द की अगर बात की जाए तो देखिए, वे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि अनेक, ठीक है ना, और अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, यानी कि वे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। देखिए, जैसे आम का, तो आम बोलचाल में देखिए साधारण के लिए भी आता है, मामूली के लिए भी आता है, एक फल के लिए भी आता है, यानी एक फल भी होता है, और विशेष, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर और सम उपसर्ग लगाकर एक एक शब्द बनाएं। तो देखिए, निर का हम लोग देखिए निर्दोष लिख सकते हैं, निर्भय लिख सकते हैं, और देखिए सम का संग्रह लिख सकते हैं, संस्कार लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक एक लिखना था तो आप एक ही लिख सकते हैं। अगर आप 2 लिख देंगे तो और भी अच्छी बात है। वैसे जब उन्होंने एक ही पूछा है तो आप 1 लिखेंगे तब भी आपको पूरे नंबर ही मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो देखिए, आंखें खुलना यानी भ्रम दूर होना, इसका राइट आंसर हो जाता है। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय चूकी पुनिका पछताने लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इसका यानी कि इसका जो आंसर है, आलसी और भाग्य के भरोसे जो लोग बैठे रहते हैं, यानी देखिए अगर हम भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे और कोई भी वर्क नहीं करेंगे तो क्या हमारा वर्क हो जाएगा, नहीं ना। तो देखिए, और इसका क्या आंसर है, इसका जो है देखिए, जब समय निकल जाता है तब पछताने से कुछ नहीं होता है, इसका अर्थ ये हुआ, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो देख लेते हैं, ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया और एक ही कर्ता होता है, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, वह वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। इन्हीं को हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। देखिए, आपका सरल वाक्य आ जाए या साधारण वाक्य आ जाए तो आप परिभाषा यही लिखेंगे, ठीक है ना।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए केशर और केसर शब्दों के अर्थ में अंतर बताएं। तो देखिए केशर, जिसमें देखिए बड़ा शा लगा होता है बीच में, वो आपका शा पढ़ा जाता है। ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। देखिए केशर मतलब पराग होता है, और देखिए केसर ये वाला जिसमें सा होता है यानी कि छोटा सा होता है, इसमें देखिए घोड़े या सिंह के अयाल। फिर चलते हैं, देखते हैं लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस। देखिए इसमें क्वेश्चन है, क्रिया से आप क्या समझते हैं? आक्रामक क्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखिए क्रिया वे शब्द जिनमें किसी कार्य का होना या करना पाया जाए क्रिया कहलाते हैं। क्या कि मतलब किसी कार्य का होना या करना पाया जाए। तो जैसे वह आदमी है, वह पाठ पढ़ती है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसी में आक्रामक क्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आक्रामक क्रिया की अगर बात कर ली जाए तो देखते हैं आक्रामक क्रिया, तो जिन क्रियाओं से कार्य का फल सीधा कर्ता में ही रहता है वे क्रियाएं आक्रामक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे देख लेते हैं, उदाहरण है बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, और देखिए सेकेंड है मेरे हाथ खुजलाते हैं, और देखिए थर्ड है लड़का सोता है, और फोर्थ है गाड़ी दिखाई देती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? संयुक्त वाक्य को उदाहरण सहित लिखिए। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद, तो रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं रचना की दृष्टि से? तो रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक सरल वाक्य, साधारण वाक्य हो जाता है, सेकंड संयुक्त वाक्य हो जाता है, और थर्ड मिश्र वाक्य हो जाता है। और देखिए इसी में है संयुक्त वाक्य को उदाहरण सहित लिखिए। तो हम लोग देख लेते हैं संयुक्त वाक्य। तो जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य समानाधिकरण योजक से जुड़े हों वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। देख लेते हैं योजक शब्द। तो देखिए इसमें और हो जाता है, परंतु हो जाता है, इसलिए हो जाता है, आदि होते हैं। और उदाहरण देख लेते हैं, मोनूमेंट के नीचे झंडा फहराया जाएगा, और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। ये आपका उदाहरण हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए गद्य और पद। गद्य और पद में अंतर बताएं। तो देख लेते हैं गद्य और पद में अंतर देख लेते हैं। देखिए गद्य के वाक्यों में विराम इत्यादि के नियमों का पालन किया जाता है, जबकि पद में इन सब नियमों का बंधन नहीं होता है। उसके बाद देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट। देखिए गद्य में लय या सुर की भूमिका नहीं होती है, जबकि पद में इसका विशेष स्थान होता है। और देखिए थर्ड देख लेते हैं, गद्य में रस, छंद और अलंकार की कोई भूमिका नहीं है, जबकि पद में रस, छंद, अलंकार के बिना कविता बनती ही नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो देखते हैं क्वेश्चन है, किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए हमारा राष्ट्रीय पर्व कौन सा हो जाता है? 15 अगस्त। तो देख लेते हैं रूपरेखा। इसमें प्रस्तावना हो जाती है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की प्राप्ति। 3rd नंबर पर हो जाता है उत्सव का कार्यक्रम, और 4 नंबर पर हो जाता है उपसंहार। तो देख लेते हैं प्रस्तावना। तो देखिए आज हम स्वतंत्र हैं, परंतु 15 अगस्त 1947 से पहले हम पराधीन थे। स्वतंत्रता पाने के लिए 1857 में क्रांति हुई। भारतीय वीरों ने अपने बलिदान दिए। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि के नेतृत्व में स्वतंत्रता की लड़ाइयाँ लड़ी गईं। अंत में 14 अगस्त 1947 की रात्रि को 12 बजे हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। उसके बाद देखते हैं स्वतंत्रता की प्राप्ति। तो 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को प्रातः 8 बजे लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल की शपथ दिलाई गई।
संसद भवन पर राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज फहराकर 31 यानी 31 तोपों की सलामी दी गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए उत्सव का कार्यक्रम। तो 15 अगस्त हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है। वह स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन प्रत्येक वर्ष सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, बाजारों, कारखानों सभी जगह तिरंगा झंडा फहराया जाता है। इस दिन सजावट की जाती है और उत्सव मनाए जाते हैं। दिल्ली के लाल किले पर भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। इस अवसर पर विद्यालयों में राष्ट्रीय गीत गाया जाता है। शाम काल सार्वजनिक सभा होती है। लोग स्वाधीनता के लिए प्राण त्यागने वालों को श्रद्धांजलियां देते हैं। अब देख लेते हैं उपसंहार। स्कूल में यह पर्व यानी उत्साह से मनाया जाता है। ध्वज फहराया जाता है। मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के संदेश पढ़े जाते हैं और बालकों को फल व मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। इस पर्व पर हमें राष्ट्र के लिए सर्वस्व बलिदान करने का व्रत लेना चाहिए और प्रेम पूर्वक मिलजुल कर रहने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पूर्ण विराम तथा विस्मयादिबोधक चिन्ह में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग पूर्ण विराम देख लेते हैं। देखिए पूर्ण विराम, सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। वाक्य चाहे लंबा हो, छोटा हो, सरल हो, संयुक्त हो या मिश्र हो, उसके अंत में पूर्ण विराम ही लगता है। जैसे जाओ, पूर्ण विराम, वह अच्छा लड़का है, पूर्ण विराम, उसने कहा कि राम कल आएगा, पूर्ण विराम, राम आया और तुम चले गए, पूर्ण विराम। ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट यानी विस्मय बोधक चिन्ह। तो देखिए विस्मय बोधक चिन्ह इस तरह का होता है। आप लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं इस चिन्ह से। देखिए यह चिन्ह उस वाक्य के अंत में लगता है जिस वाक्य में विस्मय के भाव होते हैं। जैसे भारत की क्रिकेट टीम इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के मुकाबले श्रृंखला हार गई। देखिए चिन्ह लगा है यहाँ पे, ऐसी आशा नहीं थी। ठीक है ना। अब देखते हैं, देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, मिश्रित वाक्य एवं संयुक्त वाक्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देख लेते हैं मिश्रित वाक्य। तो देखिए तुम्हें जल्दी जाना चाहिए ताकि तुम्हारी ट्रेन ना छूट जाए। उक्त वाक्य में दो सामान्य वाक्य, प्रथम तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, द्वितीय तुम्हारी ट्रेन छूट ना जाए। पहला सामान्य वाक्य और दूसरा आश्रित वाक्य है। और देखिए जिस वाक्य में मुख्य वाक्यांश सामान्य हो तथा एक अथवा एक से अधिक उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं, अर्थात उपरोक्त वाक्य मिश्रित वाक्य है। अब देखिए अगर संयुक्त वाक्य की बात की जाए तो देखिए वर्षा हो रही है और सड़कों पर पानी भर गया है। जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं तथा वे और तथा अथवा परंतु किंतु लेकिन तथापि यद्यपि बल्कि अतः इसलिए इत्यादि से जोड़े जाते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखिए उपरोक्त वाक्य क्या है, तो संयुक्त वाक्य हैं। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं आत्मकथा। ये आपका देखिए अभी क्वेश्चन रह गया है। आत्मकथा क्या है, किसी आत्मकथा तथा उसके लेखक का नाम लिखिए। तो देख लेते हैं आत्मकथा। आत्मकथा होती क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। देखिए आत्मकथा, लेखक जब स्वयं अपने जीवन को लेखाकार अथवा पुस्तकाकार रूप में हमारे सामने रखता है तब उसे आत्मकथा कहा जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि लेखक जब अपनी आत्मकथा यानी अपने बारे में लिखता है और उसे जो है पुस्तक में लिखता है और पुस्तक हमारे सामने प्रकट करता है तो क्या होता है, तो वो आत्मकथा कहलाती है। और देखिए इसमें क्या क्वेश्चन में था कि किसी एक लेखक का नाम बताएं,
तो बनारसी दास, और देख लेते हैं आत्मकथा तो अर्ध कथानक। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। थैंक यू।